कितना पेज पढ़े हैं देखो तो एक बार कृष्णा, पेजेस कितना अभी तक? बोल। ठीक है ना, जिनका भी फर्स्ट क्लास है और पुराना क्लासेस वो लोग नहीं देखे हैं, रफली हम लोग 15 पेजेस के आसपास पढ़ चुके हैं। तो तुमको 15 पेजेस अभी छोड़ देना चाहिए और 15 पेजेस के बाद से लिखना चाहिए। ठीक है, जो भी क्लासेस अभी तक हुआ है सबका वीडियोस है। वीडियोस जो है ग्रुप में भेज दूंगा, उसका लिंक भी एक बार फिर से। जो भी नहीं किए हैं और उसको एक बार धीरे धीरे करके 5-7 दिन में एक एक क्लासेस करके कवर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन में एक दो जन ने किया है या प्रथम नहीं किया है, कर लेना। बाकी लोग तो कर लिए, दिव्यांश कर लियो सारा, तुम भी कर लियो सारा, तो बस प्रथम यहाँ नहीं किया है। और जो भी नए एक दो आ रहे हैं कोई कोई, वो लोग भी नहीं किए हैं। और बाकी ऑनलाइन में जो लोग नहीं किए हैं वो कर लेना। ठीक है, बाकी सब तो कर रखे हैं क्लासेस ऑलरेडी। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंट्स में यूज होने वाला कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, उसके अंदर हम हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 5। हेडिंग करेंगे टॉपिक का नाम प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखना, ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है। किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रूडेंस? ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रूडेंस? इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश बोल रहा हूँ, व्हाट इज प्रूडेंस? लॉजिकल। ठीक है, और कुछ? कंजर्वेटिज्म मतलब सुने भी होंगे, कंजर्व द रिसोर्सेस, वैसे टाइप कुछ। व्हाट इज कंजर्व? वर्ड का मीनिंग सेव करना, बचाना, है ना। तो कंजर्वेटिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड कंजर्व, से कंजर्वेटिज्म आया है। और प्रूडेंस का मतलब भी ठीक ही है, लॉजिकल, या जो दिमाग से सोच समझ के जो आदमी डिसीजंस लेता है उनको हम लोग प्रूडेंस बोलते हैं। ठीक है ना। इधर में क्लासेस, इनका 1 घंटा में छुट्टी होगा 7 बजे तक। ठीक है ना, एडमिशन में अब वो तो उसी कर दिन करा लेंगे, देंगे। पढ़ने दीजिए ना। ठीक ठीक। है। तो टॉपिक का नाम है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। ठीक है, देखना प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म होता क्या है। तुम लोग भी 10 कितना पेज? 15 पेज, 15 पेजेस छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद से लिखना। ठीक है, जो भी 15 पेजेस का है उसका मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, उसको धीरे धीरे कवर कर लेना। क्या क्या नाम है तुम लोग का? इशिका अग्रवाल, चेष्टा पटेल, है ना। ठीक है, देखना। तो व्हाट इज प्रूडेंस इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी? हम यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। जो लोग का फर्स्ट फर्स्ट क्लास है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। बेसिकली 3 मेन सब्जेक्ट है, बाकी तो इंग्लिश मैथ्स पी वो सब तो है ही। 3 मेन सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। अभी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं, अभी शुरू होंगे, ये नेक्स्ट वीक में मंडे से शुरू करेंगे सारे क्लासेस हम लोग। ठीक है, अभी सिर्फ अकाउंटेंसी शुरू हुआ है। और अकाउंटेंसी के अंदर 7-8 क्लास के आसपास हुआ होगा आई थिंक, या 9-10 हुआ होगा आई थिंक, है ना। उसमें हम लोग अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स का मीनिंग पढ़े हैं और अकाउंट्स में यूज होने वाला रूल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम 4 रूल्स अभी तक पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पॉइंट नंबर 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 5 जो है वो है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। ठीक है, क्या होता है देखना, व्हाट इज प्रूडेंस या व्हाट इज कंजर्वेटिज्म। इस एग्जांपल के तौर पे किसका बर्थडे आने वाला है बताओ? अभी जैसे मई चल रहा है, किसी का बर्थडे है मई में एंडिंग में या जून में? किसी का बर्थडे नहीं है जून में, जुलाई में, अगस्त? अगस्त में कृष्णा का। कब है अगस्त में बर्थडे कृष्णा? 7 अगस्त।
तो अगस्त 7 तारीख को कृष्णा का बर्थडे है, ठीक है। अब कृष्णा अभी तो मई 7 ही हुआ है आज, है ना। तो अभी कितना, जून जुलाई अगर तीन महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है अभी कृष्णा के बर्थडे में। अब कृष्णा को लग रहा है कि यहाँ पे अगस्त 7 को मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और मुझे क्या देना पड़ेगा, बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ लेके जाएगा सबको बर्थडे पार्टी में, सिल्वर मून लेके जाएगा बोल रहा सबको, हम सबको एक गाड़ी वाड़ी में बिठा के सिल्वर मून लेके जाएगा, ठीक है। तो कितना का बिल आ जाएगा भाई, कितने लोगों में, 10,000 आ जाएगा सोचता हूँ मैं। चलो, तो कृष्णा को दिख रहा है कि अगस्त 7 को बर्थडे पार्टी है और 10,000 रुपये का खर्चा जो है वो होने वाला है। अगस्त 7 को पापा को अगर ये बोलेगा कि 10,000 का बर्थडे पार्टी दूंगा, पापा तो उसको 10,000 रुपये देंगे नहीं, बोले बर्थडे में कोई 10,000 रुपये खर्चा करे, ले 1,000 रुपये समोसा खिला देना सबको, 10,000 तो देंगे नहीं। तो कृष्णा को क्या करना चाहिए, क्योंकि 10,000 का बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये भी तो दूसरों के बर्थडे में गया है, ये भी तो बर्थडे पार्टी खा के आया है, छोड़ेंगे तो नहीं इसके दोस्त लोग, 10,000 देना पड़ेगा बर्थडे पार्टी। तो ये क्या कर रहा है, ये जो फ्यूचर में 10,000 का नुकसान दिख रहा है, ये जो फ्यूचर में 10,000 का खर्चा होने वाला है दिख रहा है, इसके लिए कृष्णा क्या कर रहा है, आज से पैसा जमा करना शुरू कर दिया है। आज से थोड़ा थोड़ा पैसा कृष्णा जमा करना शुरू कर चुका है। क्यों थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है दिख रहा है, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है दिख रहा है। तो उसके लिए वो आज से पैसा जमा करना शुरू कर चुका है। हम नॉर्मली अपने लाइफ में भी ऐसा करते ही हैं। आज तुम्हारे पेरेंट्स पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा जमा भी करते हैं, तुम पूछोगे पापा क्यों जमा कर रहे हो, खर्चा कर देते हैं ना, अब बोलेंगे बेटा काम आएगा। कहाँ काम आएगा नहीं पता, लेकिन काम आएगा पता है ना। तो हम सबको फ्यूचर के लिए जो खर्चा है, फ्यूचर में जो नुकसान होने वाला है, फ्यूचर में जो लॉस अराइज हो सकता है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा हमको जमा करते रहना चाहिए। रियल लाइफ में भी हम ऐसा करते हैं और अभी कृष्णा भी ऐसा कर रहा है, राइट। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये समझ में आ गया। तो प्रूडेंस में 2 पार्ट है, ये पहला पार्ट है। प्रूडेंस का पहला पार्ट बोलता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है, कोई भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए आज से तैयार हो जाओ, आज से पैसा जमा करना शुरू कर दो, ताकि फ्यूचर के उस लॉस को, फ्यूचर के उस खर्चे को हम मीट कर सकें, उसको पूरा कर सकें। अचानक से अगर बर्थडे पार्टी मांग लेगा कोई 10,000 का और मैं जमा नहीं किया हूँ पैसा, तो हो सकता है मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपरली प्लान करूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करूँ, मौसी आती है घर, मौसी के पास पास घूम रहे हैं, क्योंकि मौसी जाते समय 1,000 का 2,000 दे के जाएगी, रख लिए। मामा घर गए, पैसा लाए, रख लिया। ऐसे जमा कर करके हम 10,000 कर सकते हैं, प्लान करेंगे तो। लेकिन अगर प्लान ही नहीं करेंगे कुछ, सीधा बर्थडे वाले दिन सोचेंगे बर्थडे पार्टी कहाँ से दूं, तो उस दिन हो सकता है हम नहीं दे पाएंगे, राइट। तो फ्यूचर में जो भी नुकसान होने वाला है, जो भी खर्चा होने वाला है, उसके लिए तैयार होना जरूरी है, यही बोलता है प्रूडेंस। क्लियर है पहला पार्ट प्रूडेंस का। अब दूसरा पार्ट, प्रूडेंस का दूसरा पार्ट क्या बोलता है। पहला पार्ट जो है ये एक्सपेक्टेड लॉसेस या एक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए था, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो एक्सपेक्टेड कमाई के लिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होने वाला है उसके लिए, ठीक है। अब सोच लो श्रेयस एक लॉटरी का टिकट खरीदा, ठीक है। गुरुजी गुरुजी को दिखाया है और गुरुजी बोले हैं कि अगर तेरे टिकट के नंबर में 5 रहेगा, तेरा लॉटरी का टिकट निकलना कंफर्म है, कि बाबा इसको बोले, ठीक है। अब इसका लॉटरी का टिकट आया है 1055। ये तो खुश, एक 5 चाहिए, अपना तो 2 5 है, तो लॉटरी का टिकट निकलेगा, ये खुश हो गया है। 100 का लॉटरी खरीदा था, 100 रुपए का, और इसका जो फर्स्ट प्राइज है वो 1 करोड़ रुपए है। तो श्रेयस खुश है कि उसका लॉटरी का टिकट जो है वो निकलने वाला है। अब तुम मुझे बताओ, क्या श्रेयस को खर्चा करना शुरू कर देना चाहिए या लॉटरी के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए लॉटरी के रिजल्ट का, है ना। फ्यूचर में कमाई होने वाला है ये सोचकर हम खर्चा शुरू नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, फ्यूचर में
लॉस होने वाला ये सोचकर हम पैसा जमा करना जरूर शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही बोलता है प्रूडेंस कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस है, कोई भी एक्सपेक्टेड नुकसान है, एक्सपेंस होने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ, पैसा जमा करना शुरू करो ताकि उस लॉस को हम मीट कर सकें। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है, फ्यूचर में हमको लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके लिए अभी से तैयार मत हो, उसको रिकॉर्ड मत करो, के लिए खर्चा करना शुरू मत करो, वेट करो, वो प्रॉफिट हो जाने दो, उसके बाद जाके खर्चा शुरू करना या उसको रिकॉर्ड करना। क्लियर है? तो प्रूडेंस दो चीज के बारे में बोलता है। प्रूडेंस बोलता है एक एक्सपेक्टेड लॉसेस के बारे में, दूसरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के बारे में। प्रूडेंस बोलता है एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो और उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, बट प्रूडेंस मना करता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रूडेंस बोलता है वेट करो, प्रॉफिट सच में हो जाने दो, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिव। क्लियर है? लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर ई, हेडिंग प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। इनका फर्स्ट क्लासेस है 15 पेज छोड़ के। ठीक है? 15 पेज आगे पीछे मिला के, मतलब एक एक पेज को 2 मानना। ठीक है? रफली 7-8 पेजेस, मतलब पेजेस बोलूँ तो 7-8, साइड बोलूँ तो 15। एग्जाम्पल अभी मैं समझाऊंगा, उसके अलावा यहाँ बाकी समझा दिया हूं मैं। लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत करो, फ्यूचर प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट मत करो, उसको रिकॉर्ड मत करो, बट प्रोवाइड फॉर और फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस। लेकिन फ्यूचर के पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। In other words, it records all possible future losses, but does not provide for future expected profit. तो अगर कोई और अदर वर्ड्स में बोले तो सारा पॉसिबल लॉसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, बट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल लिखना, उसको हम समझेंगे अभी। Goods are valued at cost price or selling price, whichever is lower. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर ड्यू टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है? तो आंसर होगा उसका प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है दोनों पॉइंट? ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पल अभी समझा रहा हूँ। ना एग्जाम्पल का क्या मीनिंग? आज जैसे सोच लो, दो दो सिचुएशन आएगा। पहला सिचुएशन, सपोज मैं कोई चीज खरीदा 1000 में। ठीक है? सपोज समथिंग आई बाय फॉर 1000 रुपीज। 1000 रुपये में कोई सामान मैं खरीदा, अभी बेचा नहीं हूं, बिका नहीं है, अभी दुकान में है, फ्यूचर में बेचूंगा। ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि ये बिकेगा सपोज 900 में। 1000 में खरीदा था, लेकिन आजकल ये सामान का डिमांड नहीं है, आउटडेटेड हो गया ये सामान। ये सामान कोई नहीं खरीदता है, इसमें हमको लॉस में बेचना पड़ेगा, नुकसान में बेचना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि ये 900 में सेल होगा। तो तुम बताओ फ्यूचर में लॉस होने वाला है कि प्रॉफिट होने वाला है? लॉस होने वाला है। 1000 में खरीदे थे, 900 में अगर बेचना पड़ गया तो लॉस हो जाएगा।
प्रूडेंस क्या बोलता है, लॉस को रिकॉर्ड करें कि नहीं करें? करो, लॉस को तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आज से सामान का प्राइस को 900 कर देंगे और आज से हम क्या करेंगे, 100 रुपए का लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है ये? आज से ही मैं सामान का प्राइस को 1000 से 900 कर दिया और आज से ही रिकॉर्ड कर लिया कि 100 का नुकसान होने वाला है। यही तो प्रूडेंस है, फ्यूचर के लॉसेस को आज से रिकॉर्ड करो। ठीक है, दिस इज प्रूडेंस। तो ये 1000 का सामान 900 का फ्यूचर में बेचूंगा, अभी बेचा भी नहीं हूं, फ्यूचर में बेचूंगा 900 में, फ्यूचर में नुकसान होगा, प्रूडेंस बोलता है इस नुकसान को अभी से रिकॉर्ड कर लो। क्लियर? एक सेकेंड सिचुएशन, सपोज मैं कोई चीज खरीदा 1000 में और मुझे लग रहा है कि मैं उसको सेल करूंगा फ्यूचर में 1200 में, अभी बेचा नहीं हूं, लग रहा है कि बेचूंगा फ्यूचर में 1200 में। तो फ्यूचर में क्या होने का चांसेस है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट होने का चांसेस है फ्यूचर में। प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो कि मत करो? मत करो, वेट करो, प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, प्रॉफिट को हो जाने दो, 1200 में बिक जाने दो, फिर जाके प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना। तो अभी सामान का प्राइस को 1000 ही रहने दो और अभी प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो। क्लियर है? तो यहाँ क्या बोल रहा है, गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। लोअर मतलब जो कम है। देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले एग्जांपल में 1000 या 900 कौन सा कम है? 900, तो 900 में उसको रिकॉर्ड किए हम। सेकेंड एग्जांपल 1000 या 1200 कौन सा कम है? 1000, तो 1000 में रिकॉर्ड किया। ठीक है, इसलिए बोला जाता है प्रूडेंस में कि सामान को वैल्यू करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम है। 1000 और 900 में से 900 कम है तो गुड्स को हम 900 का कर दिए और 100 का लॉस को रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड एग्जांपल में 1000 और 1200 कौन सा कम है? 1000, तो गुड्स को 1000 का रिकॉर्ड किए, 1200 का रिकॉर्ड नहीं। क्लियर है? तो ये बस समझाने के लिए था, बाकी एग्जाम में ये वाला जो मैं बताया इसको लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में बस इतना लिखने से सफिशिएंट है, गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। क्लियर है व्हाट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म? ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कंजर्व करना, मतलब बचा के रखना, बच के चलना। तो यहाँ देखो हम बच के चल रहे हैं, फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो हम पहले से उसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, पहले से पैसा जमा करना शुरू कर दे रहे हैं। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए वेट कर रहे हैं, प्रॉफिट होने वाला इसके वजह से खर्चा करना शुरू नहीं कर रहे, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो हम थोड़ा कंजर्व होके चल रहे हैं, थोड़ा बच के चल रहे हैं। लॉस होने का आशंका है तो पहले से प्रिपेयर हो जा रहे हैं, प्रॉफिट होने का चांसेस है तो एक्साइटेड नहीं हो रहे प्रॉफिट के लिए, वेट कर रहे हैं प्रॉफिट होने। बेसिकली वी आर एक्टिंग एज अ प्रूडेंट पर्सन, एक्टिंग एज अ लॉजिकल पर्सन, इसलिए उसको प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म बोला गया है। क्लियर है? कंजर्वेटिज्म मतलब बच के चलना, कंजर्व करके चलना, सब कुछ बचा बचा के चलना, दैट इज कंजर्वेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट, ये गया पॉइंट नंबर 5, कॉन्सेप्ट था प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। क्लियर? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, हेडिंग करना रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 6, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स में से है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता है यहां पर सेल्स, द वर्ड रेवेन्यू मींस सेल्स, और रिकॉग्निशन का मतलब होता है टू रिकॉर्ड, कोई चीज को लिखना, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमको बताएगा कि रेवेन्यू को मतलब सेल्स को कब रिकॉर्ड करेंगे, किस दिन
हम लिखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने बही जो दुकान में बही खाता हम मेंटेन करते हैं उसमें सेल हुआ किस दिन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है, देखना, जैसे ये हमारा शॉप है, हमारा दुकान है। ठीक है, एक कस्टमर आया आज 7 मई 2025 को, कस्टमर आया हमारे पास, उधारी में सामान खरीदा हमसे। ठीक है, क्रेडिट सेल्स 10,000 का, जान पहचाना कस्टमर था, हमारा रिलेटिव था। ठीक है, 10,000 का सामान हमसे खरीदा उधारी में, मतलब सामान बेच दिए हम और वो पैसा अभी दिया नहीं है, फ्यूचर में देगा। ठीक है, अब फिर वो आया 10 तारीख को, फिर आया वो और हमको पैसा दे दिया कैश। ठीक है, तो 7 तारीख को हम उधारी में सामान बेचे थे और 10 तारीख को जो है कस्टमर हमको पैसा दे दिया। क्लियर। अब हमको यहां पढ़ना है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कि सेल्स जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल हुआ किस दिन लिखेंगे, 7 तारीख को कि 10 तारीख को। बात समझ में आ रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। वी आर रीडिंग कि सेल्स को किस दिन लिखा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि सेल हुआ किस दिन, अपने बही खाता में हम लिखेंगे कि बिक्री हुआ बोल के। ठीक है, 7 तारीख को कि 10 तारीख को, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि पैसा किस दिन मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सामान हम जिस दिन बेचे उस दिन हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। पैसा मिला नहीं मिला, बाद में मिलेगा, एडवांस में मिल गया था, पैसा से फर्क नहीं पड़ता। सेल को किस दिन रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिस दिन हम सामान बेचे, भले ही पैसा उस समय मिला हो या ना मिला हो, भले ही एडवांस में पैसा मिल गया हो या उसी समय मिला हो या फ्यूचर में मिला हो, पैसा से फर्क नहीं पड़ता। हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन सामान बिका उस दिन। क्लियर है, तो अब बताओ किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, 7 तारीख की 10 तारीख? 7, वेरी गुड। तो सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे 7 तारीख। क्लियर है, तो हम जो बही खाता मेंटेन करते हैं दुकान में, सामान बेचे बोल के किस दिन लिखेंगे, 7 तारीख को, 7th को लिखेंगे सामान सेल हुआ। क्लियर है ये? गया पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, दो केसेस में भी एक और एग्जाम्पल समझेंगे, बस ये वाला टॉपिक में उतना ही। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, फिर से हमारा शॉप है, कस्टमर आया हमारे पास। ठीक है, कोई एक सामान मांगा हमसे, वो सामान हमारे पास है नहीं दुकान में, तो हम कस्टमर को बोले एडवांस पैसा दे के चल जा, ऑर्डर दे देता हूँ, सामान आएगा तो दे दूंगा तेरे। ठीक है, तो कस्टमर क्या बोला, ठीक है, 7 तारीख को आज के दिन कस्टमर हमको एडवांस पैसा दे दिया, एडवांस मनी रिसीव, सामान हमारे पास है नहीं, कस्टमर एडवांस दिया है 5,000, सामान मंगवा देना बोल के, तो हम 5,000 रुपये उससे रख लिए एडवांस और अब सामान हम ऑर्डर दे दिए। अब सामान आ गया और हम 15 तारीख को जो है सामान उसको डिलीवर कर दिए, 5,000 का जो सामान था वो हम कस्टमर को डिलीवरी दे दिए। ठीक है, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि सेल्स किस दिन माना जाएगा, 7 तारीख को कि 15 तारीख को? 15th को। वेरी गुड, क्योंकि अगेन किससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा कब मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किस दिन सेल हुआ उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं एज सेल्स। क्लियर है, तो ये दोनों एग्जाम्पल देने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसा अगर बाद में मिला, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में पैसा बाद में मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन सेल हुआ उसी दिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, मतलब उसी दिन सेल रिकॉर्ड होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल में पैसा पहले मिला तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली मेरे समझाने का ये ऑब्जेक्टिव है कि पैसा से फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, पैसा बाद में मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा एडवांस में मिल गया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन हम सामान बेचे उसी दिन हम सेल्स मानेंगे और उसी दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
हम सेल्स लिखेंगे। क्लियर है? दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन यही बोलता है बस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के नाम से पता चलता है रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स और रिकॉग्निशन का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज, टू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन यही बताने का कोशिश करता है कि सेल्स को किस दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका बोलना इतना ही है कि जिस दिन सामान बेचे उस दिन सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। पैसा उसी समय मिला, पैसा एडवांस में मिल गया था या पैसा फ्यूचर में मिलेगा, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्लियर है? देखेंगे हम फटाफट से रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं बताना। श्रद्धा, काशवी, क्लियर है इतना? रीड कर लें फटाफट से एक बार क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू मतलब समझ गए? सेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्डेड व्हेन ट्रांजेक्शन इज एंटर। जब ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब सेल्स हो रहा है, तभी हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। इट इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता वेदर द अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। पैसा मिला कि नहीं मिला, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन सेल्स हुआ उस दिन हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? दो एग्जाम्पल दिया, जो दो एग्जाम्पल मैं बताया तुमको। जैसे कि पहला, इफ सेल इज मेड इन फेब्रुवरी, अगर सेल हुआ है फरवरी में, एंड मनी इज रिसीव्ड इन जून, पैसा मिला है जून में, सेल्स कब रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिकॉर्ड होगा फरवरी में, जिस दिन सामान
बेचे, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ मनी इज रिसीव इन एडवांस इन जनवरी, पैसा मिल गया जनवरी में, बट सेल्स वाज मेड इन मई, बट सामान बेचे मई में, तो सेल्स हम मई में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है ये? तो ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल, आज का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इजी है बहुत ये वाला, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज का परचेज प्राइस, जितना चीज, जितने रुपए में वो सामान खरीदा गया है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है? तो ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, अब जिन लोगों का फर्स्ट क्लास है वो लोग फिक्स्ड एसेट्स नहीं पढ़े हैं, बाकी लोग फिक्स्ड एसेट्स पढ़े हैं। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है वो चीज जो हमारे बिजनेस में सालों साल तक यूज होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्लासरूम का ये एसी 3-4 साल हो गया यूज हो रहा है, 2-4 साल और यूज होगा आराम से, तो इसको हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। ये कंप्यूटर हो गया, ये फर्नीचर हो गया, ये स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, अपना माइक हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है फिक्स्ड एसेट का। ठीक है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि फिक्स एसेट जितना रुपए में खरीदा गया है, हमेशा उतना में ही रिकॉर्ड होता रहेगा। भले ही मार्केट में उस चीज का प्राइस बढ़े या उस चीज का प्राइस कम हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज ये एसी है, मैं खरीदा था सपोज 40,000 में, ठीक है, मैं एसी खरीदा था 40,000 में, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि मैं अपने बही खाता में एसी का प्राइस 40,000 ही लिखूंगा हमेशा। भले ही मार्केट में इस एसी का प्राइस आज 70,000 क्यों ना हो जाए, या भले ही मार्केट में इस एसी का प्राइस 20,000 क्यों ना हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, हम इसको 40,000 में ही रिकॉर्ड करते रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एसी मेरे बेचने के लिए है ही नहीं, मेरा सेल का इंटेंशन ही नहीं है। इसको मैं बेचने के लिए थोड़ी रखा हूं, इसको तो यूज करने के लिए रखा हूं। तो इसको बेचना ही नहीं है जब, तो इसका मार्केट प्राइस बढ़े या कम हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा बात बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि जो एसेट, जो फिक्स्ड एसेट्स है, जितने रुपए में खरीदा गया है, उसको उतना में ही हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। भले ही मार्केट में प्राइस बढ़े, भले ही मार्केट में प्राइस कम हो, फर्क नहीं पड़ता, जितना में खरीदा गया था वो उतना में ही रिकॉर्ड होता रहेगा। क्लियर है? खाली एसेट का वैल्यू एक चीज से कम हो सकता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये भी हम पढ़े हैं, जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज का वैल्यू कम हो जाना, क्योंकि वो पुराना हो गया है। तुम खुद बोलो, ये एसी मैं 40,000 में खरीदा था 3 साल पहले, अभी इसको बेचने जाऊंगा तो क्या 40 में बिकेगा? कितना में बिकेगा? 20-25,000 में बिक जाएगा, सोच लो। तो ये जो 10-15,000 इसका वैल्यू कम हो गया, क्यों कम हो गया? क्योंकि मैं यूज कर लिया हूं, पुराना हो गया है, पुराना हो गया इसके लिए इसका वैल्यू कम हो गया। ये जो वैल्यू कम हो गया इसका, इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएट। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही बोलता है कि एसेट जितना में खरीदा गया है उतना में ही रिकॉर्ड होगा, मार्केट प्राइस बढ़े कम हो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज से प्राइस कम होता है, वो होता है डेप्रीसिएट। क्लियर है? देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, को कंप्लीट कर लिया, लिख लेंगे खाली फटाफट से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स राइट इट डाउन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। According to this concept, fixed assets are recorded at the price paid to purchase it. उतना में ही रिकॉर्ड होगा जितना रुपया दिया गया था उसको खरीदने के लिए। Asset is recorded at cost less depreciation. Depreciation क्या होता है बताया तुमको?
डेप्रिसिएशन होता है कोई भी चीज का वैल्यू कम हो जाना क्योंकि वो पुराना हो गया है इस वजह से। जैसे मैं एसी खरीदा 40 में 2 साल पहले, 2 साल यूज कर लिया, अब उसका वैल्यू कम हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। ऑनलाइन में काशवी, अगर एसेट का वैल्यू कम होता है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो प्राइस है वही रिकॉर्ड होगा। जैसे यहाँ लिखा है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। जो 40 में खरीदे थे 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो अब 30,000 में रिकॉर्ड होगा। क्लियर इतना? ये था लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, नाम था कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको हिस्टोरिकल इसलिए बोलते हैं, हिस्टोरिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब पास्ट, जो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो प्राइस हम दिए थे पास्ट में इसको खरीदने के लिए, उसी प्राइस पे रिकॉर्ड होता रहेगा। इसे इसका नाम पड़ गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो बेसिकली हम 3 तो प्रिंसिपल पढ़े, फटाफट से उसको रिकॉल कर लेंगे क्या क्या पढ़े हम लोग। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, आल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म, जो बोलता था सिर्फ 2 बात। एक कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको अभी से रिकॉर्ड करो, और अगर फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है, कोई गेन होने वाला है, कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो, वेट करो, हो जाने दो प्रॉफिट। ठीक है। सेकेंड हम पढ़े रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जिस दिन सेल्स हुआ उस दिन हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। पैसा किस दिन मिला, पैसा किस दिन मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पैसा बाद में मिले, हो सकता है पैसा पहले से मिल गया हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? और तीसरा हम पढ़े आज, नाम था कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो बोलता है कि फिक्स्ड एसेट को हम उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे वो खरीदा गया था। खाली उससे क्या चीज कम होगा, लेस क्या होगा, डेप्रीसिएशन। मार्केट प्राइस हो सकता है बढ़े, हो सकता है कम हो, हम लेकिन मार्केट प्राइस के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, रिलायंस कंपनी है, सोच लो 1950 में रिलायंस, सोच लो मुंबई में जगह खरीदा था 1 करोड़ का। ठीक है, 1950 में। आज 2015 में, सॉरी 2025 में उस जमीन का वैल्यू 200 करोड़ होगा कम से कम। ठीक है। बट रिलायंस अपने जो बही खाता है, रिलायंस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें जमीन का वैल्यू कितना लिखा हुआ होगा, 1 करोड़ लिखा हुआ होगा, 200 करोड़ नहीं लिखा हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है, समझ रहे हो? मार्केट प्राइस बढ़ सकता है चीजों का, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, हम उतना पे ही लिखेंगे जितना में वो खरीदा गया था। राइट? तो रिलायंस आज भी 1950 में खरीदा हुआ जमीन को 1 करोड़ में ही लिखता है, क्योंकि वो 1 करोड़ में ही खरीदा था। आज उसका प्राइस भले 200 करोड़ क्यों ना हो गया हो, बट रिलायंस उसको आज भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 करोड़ पे ही लिखता है। क्यों? ड्यू टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो इतना पढ़ेंगे हम लोग, बाकी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास
ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो लीव, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करें.